इतिहास के पन्नों और वास्तुकला की दुनिया में गोता लगाने वाले सभी लोगों का हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उस दौर में चलेंगे जब 5 प्रमुख राजवंशों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और आसमान का नज़ारा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। अब एक पल के लिए इस विचार पर गौर करते हैं। दिल्ली सल्तनत की जो विशाल इमारतें आज खड़ी हैं ना, वो सिर्फ एक के ऊपर एक रखे गए पत्थरों का ढेर बिल्कुल नहीं थीं। दरअसल वो उस समय के भयंकर सैन्य खतरों से निपटने के अचूक हथियार थीं और सत्ता का ऐसा साहसिक प्रदर्शन थीं जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। और इस पूरे बदलाव का असली हीरो थी इंडो इस्लामिक वास्तुकला। ये एक बिल्कुल नई क्रांतिकारी शैली थी। इसमें हुआ ये कि स्थानीय भारतीय शिल्प कौशल को इस्लामी डिजाइन जैसे सच्चे मेहराब या ट्रू आर्च, विशाल गुंबद और अभेद किलेबंदी के साथ मिला दिया गया। इस एक कदम ने निर्माण का पूरा तरीका ही पलट दिया। इस दिलचस्प कहानी को समझने के लिए हमारा उन 5 राजवंशों की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है 1206 में ममलूक यानी गुलाम वंश से, फिर 1290 में खिलजी, 1320 में तुगलक, 1414 में सैयद और अंत में 1451 से लोधी वंश। ये सभी इस युग के महान वास्तुकार साबित हुए। तो हमारे आज के सफर का रूट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले इंडो इस्लामिक शैली का जन्म, फिर ममलूक वंश की मीनारें और मकबरे, उसके बाद खिलजी वंश के मेहराब और किले, फिर तुगलकों के शहर और स्तंभ, उसके बाद लोधी वंश के पहले दोहरे गुंबद और आखिर में इस शानदार वास्तुकला की स्थायी विरासत। चलिए बिना देरी किए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, इंडो इस्लामिक शैली का जन्म और उसकी नींव। आइए देखते हैं कि शुरुआत में शक्ति का प्रदर्शन पत्थरों के जरिए कैसे किया गया। तो कहानी की शुरुआत होती है ममलूक या गुलाम राजवंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। ऐबक ने एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया। उसने दुनिया भर में मशहूर कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, वो भी खुद अपने नाम पर। और इसके साथ ही दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की नींव रखी। ये दोनों ही वास्तुकला के मैदान में एकदम मास्टर स्ट्रोक थे। इस शुरुआती दौर की एक बड़ी दिलचस्प बात है पुरानी सामग्रियों का दोबारा इस्तेमाल करना। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें अजमेर में मिलता है। वहां एक संस्कृत विद्यालय को ढाकर उसी के मलबे और सामग्री से 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार कर दिया गया। है ना कमाल की बात। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। ममलूक राजवंश के अगले शासक इल्तुतमिश के काल में, जहां मीनारों और मकबरों के निर्माण की महत्वाकांक्षाएं एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती हैं। अगर हम ऐबक की रखी गई नींव और इल्तुतमिश के विस्तार को देखें तो फर्क साफ नजर आता है। इल्तुतमिश ने सिर्फ कुतुब मीनार का बचा हुआ काम ही पूरा नहीं करवाया, बल्कि बदायूं में जामा मस्जिद और नागौर में अतारकिन का दरवाजा भी बनवाया। ये सब एक शासक के बढ़ते कॉन्फिडेंस को बयां करते हैं। यहाँ इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहला पल आता है जिसे याद रखना चाहिए। भारत में सबसे पहला मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। सुल्तानगढ़ी नाम का ये मकबरा बनवाने की वजह से ही उन्हें फादर ऑफ टॉम्ब्स यानी मकबरों का पिता कहा जाता है। वैसे कुतुब परिसर के पास उन्होंने अपना खुद का मकबरा भी बनवाया था। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पड़ाव पर, खिलजी राजवंश। चलिए समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में वास्तुकला कैसे एक वैज्ञानिक और रक्षात्मक चरम पर पहुंच गई। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ दिखावे या लग्जरी के लिए इमारतें नहीं बनवाईं। उसका फोकस एकदम क्लियर था। सीरी का मजबूत शहर और हौज खास का विशाल जलाशय, जो उस समय हौज-ए-इलाही कहलाता था, ये सब लगातार हो रहे मंगोल हमलों से बचने के सॉलिड मिलिट्री सॉल्यूशंस थे। सीरी फोर्ट तो बाकायदा एक मिलिट्री हेडक्वार्टर के तौर पर ही डिजाइन किया गया था। लेकिन अगर हम वास्तुकला की बात करें तो खिलजी का सबसे बेहतरीन योगदान था अलाई दरवाज़ा। भारत में पहली बार ट्रू आर्च यानी सच्चे मेहराब और गुंबद का पूरी तरह से वैज्ञानिक इस्तेमाल यहीं हुआ था। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का वो कॉम्बिनेशन सच में आज भी देखने लायक है। हालांकि खिलजी ने 1000 सुतून नाम का एक शानदार 1000 खंभों वाला हॉल भी बनवाया था, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था अलाई मीनार। वो कुतुब मीनार से भी 2 गुली ऊंची मीनार बनाना चाहता था, पर अफसोस वो भव्य निर्माण बीच में ही रुक गया और एक अधूरा सपना बनकर रह गया। अब आते हैं अपने चौथे भाग पर, तुगलक राजवंश। यहां से वास्तुकला का गियर एकदम बदल जाता है। अब फोकस विशाल और दूर दूर तक फैले हुए शहरों को बसाने पर था। शुरुआती तुगलक शासकों को पावर और सिक्योरिटी से कुछ ज्यादा ही लगाव था। गयासुद्दीन तुगलक ने एकदम अभेद सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मजबूत तुगलकाबाद किला खड़ा कर दिया।
वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने पुरानी और नई दिल्ली को जोड़ने के लिए जहां पनाह नाम का पूरा शहर ही बसा डाला और आदिलाबाद किला भी बनवाया। और फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये तो मानो कंस्ट्रक्शन के दीवाने थे। इन्होंने हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद और फिरोजाबाद जैसे कई नए शहर बसा दिए। और तो और इतिहास को सहेजने का भी काम किया। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की मरम्मत करवाई और मेरठ तथा टोपरा से प्राचीन अशोक स्तंभों को दिल्ली लाकर खड़ा करवा दिया। इसी दौर में एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। फिरोज शाह के ही शासनकाल में खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बना। और बताएं इसकी खासियत क्या है? ये पूरे भारत का सबसे पहला अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला मकबरा माना जाता है। चलिए अब 5वें भाग की ओर मुड़ते हैं, सैयद और लोदी राजवंशों की विरासत। यहां से वास्तुकला भारी भरकम किलों से हटकर वापस सुंदरता और कलात्मकता की तरफ लौटने लगती है। इस काल में साम्राज्य का दायरा और बढ़ा। सैयद वंश के मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर बसाया, लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम था वो उठाया सिकंदर लोदी ने। उसने एकदम रणनीतिक दिमाग लगाते हुए आगरा शहर की नींव रखी और अपनी पूरी राजधानी ही वहां शिफ्ट कर दी। इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तुगलक वास्तुकला है जो पूरी तरह से सुरक्षा के लिए थी, भारी किले जैसी और एकदम उपयोगितावादी। और दूसरी तरफ है लोधी वास्तुकला जो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और सुंदर थी। इसका एक बेहतरीन नमूना वजीर मियां भुआ द्वारा बनवाई गई मोठ की मस्जिद में देखा जा सकता है। और इस पूरे युग का सबसे बड़ा मास्टरपीस है दिल्ली में स्थित सिकंदर लोदी का मकबरा। ये भारत का पहला डबल डोम यानी दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। ये वो शानदार डिजाइन था जिसने आगे चलकर भव्य मुगल वास्तुकला के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार किया। तो अब हम अपने आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं, वास्तुकला की वो स्थायी विरासत जो इन 5 राजवंशों ने आने वाली कई सदियों के लिए पीछे छोड़ दी। जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म हो रहा है, एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। जब हम इंडो इस्लामिक वास्तुकला की इस अविश्वसनीय मजबूती और इनोवेशन को देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पत्थरों को तराशकर बनाए गए इन प्राचीन स्मारकों में से ऐसी कौन सी इमारत होगी जो आज के हमारे इन मॉडर्न स्टील और कंक्रीट के स्ट्रक्चर से भी ज्यादा समय तक टिकी रहेगी। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।